Hello everyone, so welcome back to my channel. So my name is Sanika and today we are going to study about hamstring strain. So hamstring is an important group of muscle जो कि हमारे posterior aspect of thigh में present होता है. इसमें three muscles usually present होती है जैसे कि जो कि है सेमीटेंडनोसिस, सेमीमेम्ब्रेनोसिस एंड बाइसेप फेमोरिस. हम स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे. तो स्ट्रेन का मतलब है इंजुरी टू द मसल फाइबर जिसमें डैमेज हो जाता है उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं. तो स्ट्रेन के 3 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3. ग्रेड 1 इज माइल्ड, ग्रेड 2 इज मॉडरेट एंड ग्रेड 3 इज सीवियर. सो ग्रेड 1 में कुछ फ्यू फाइबर्स ऑफ मसल्स आर डैमेज. ग्रेड 2 में फ्यू मोर फाइबर्स आर डैमेज जो कि 15-20 मतलब बहुत होता है. एंड देन सीवियर में टोटली फुल्ली मसल का डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से हमको सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, अभी हमने समझा कि व्हाट इज हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन. तो व्हाट इज हैमस्ट्रिंग एंड व्हाट इज स्ट्रेन एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कॉजेज ऑफ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन. हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन यूजुअली होता है स्प्रिंटिंग में या फिर एकदम जंप कर देने से मसल से उसकी इंजरी होने के बाद वो उसका रिकरेंस भी बहुत ज़्यादा है. अभी रिकरेंस मतलब क्या कि रिपीटेड ऑकरिंग ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट. ये रिकरेंस क्यों होता है पता है? वीकनेस ऑफ हैमस्ट्रिंग की वजह से होता है. मतलब हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो वीक अगर हो गई तो ये रिपीटेडली इंजरीज होती है हैमस्ट्रिंग मसल्स को. एक तो है, और दूसरी बात ये है कि अगर वो स्कार इम्प्रॉपरली हील हुआ है या फिर प्रॉपरली हील नहीं हुआ है तो उन केसेस में भी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेन रिपीटेडली होती है. क्योंकि अभी जो मतलब स्कार है वो हील नहीं हुआ है तो उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा स्कार, जिसकी वजह से मसल प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएंगे और प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन वो गेन नहीं कर पाएंगे. और जब भी हाई एंड एक्टिविटीज़ होगी तो उसको रिपीटेडली इंजरी हो जाएगी वो मसल. अभी हम इसके फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट को समझते हैं. इसकी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में है शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. अभी शॉर्ट टर्म गोल्स में है कि पेशेंट एजुकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी वो एक प्लेयर होगा. यूजुअली हैमस्ट्रिंग इंजरी कुछ प्लेयर्स में ही होती है. बास्केटबॉल प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, हॉकी प्लेयर्स, देन वी कैन से क्रिकेट प्लेयर्स में भी ये इंजरी यूजुअली होती है. अभी इसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स आते हैं. शॉर्ट टर्म गोल्स में है पेशेंट एजुकेशन. तो पेशेंट एजुकेशन में उनको डूज एंड डोंट्स बताने हैं. डूज में बताना है कि उनको एक ब्रेक लेना पड़ेगा उनकी गेम से 15 to 20 days वॉट एवर द टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द देयर रिकवरी. क्योंकि वो रिकवरी टाइम उनको देना ही पड़ेगा. अगर नहीं दिया तो रिकरेंस हो सकता है या फिर जो रिपीटेड इंजरीज के चांसेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं. एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि उनको मतलब उनकी मतलब मसल प्रॉपरली नहीं हील हुई तो उनके गेम पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो उनको एक ब्रेक लेना चाहिए गेम से. फिर फॉलो द राइस प्रोटोकॉल. राइस प्रोटोकॉल क्या है? रेस्ट, आइसिंग, एलिवेशन, कंप्रेशन. एलिवेशन भी इंपॉर्टेंट है. राइस इनसे स्वेलिंग नहीं होगी मसल्स पे क्योंकि यूजुअली हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन में ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 स्ट्रेन्स में स्वेलिंग होती है एंड मेजर स्वेलिंग होती है जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है. तो एलिवेशन एंड कंप्रेशन से स्वेलिंग भी कम हो जाती है और हीलिंग में भी मदद होती है. क्योंकि जब तक स्वेलिंग सबसाइड नहीं होगी तब तक हम प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं दे पाएंगे. मील्स लेनी है उनको, एक 3 उनको लेनी चाहिए. प्रोटीन लेना चाहिए, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, वॉट एवर द मील वॉज रिकमेंडेड बाय द न्यूट्रिशनिस्ट वो उनको फॉलो करनी चाहिए. उसके बाद में फिजियोथेरेपिस्ट के एडवाइस को फॉलो करना चाहिए. जो भी हम एडवाइस करते हैं उनको वो उसको फॉलो करना चाहिए. एंड उसको जो भी प्रोटोकॉल्स हमने दिए हैं फिजियोथेरेपी के, जो शॉर्ट टर्म गोल्स है, लॉन्ग टर्म गोल्स है या फिर एक्यूट, सब एक्यूट, देन पूरी फेजेस में जो भी हम उनको रिकमेंड करेंगे वो फिजियोथेरेपी के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग ही उनको काम करना है जो भी है. फिर उसके बाद में डोंट्स है. डोंट गो फॉर हाई एंड एक्टिविटीज़. अभी आपको इंजरी हुई, अभी रिकवर नहीं हुए आप फुल्ली तो आपको हाई एंड एक्टिविटीज़ के लिए नहीं जाना चाहिए. स्प्रिंटिंग, रनिंग या फिर जो भी हाई इंटेंसिटी की एक्टिविटीज़ है वो भी नहीं होनी चाहिए, वो भी नहीं करनी चाहिए. यूजुअली हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है ना हिप के एक्सटेंशन में एंड नी के फ्लेक्शन में हेल्प करते हैं. तो वो मतलब वो भी मूवमेंट एक्सेसिवली प्रिवेंट करनी चाहिए एंड मतलब रिकवरी के लिए चांस देना चाहिए उनको. अभी है कि रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन. गोल 2 है कि रिड्यूस पेन, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग और हीलिंग को प्रमोट करना है. तो हीलिंग को प्रमोट करने के लिए हमें राइस प्रोटोकॉल तो फॉलो करना ही चाहिए जो कि है रेस्ट, आइसिंग, एलिवेशन एंड कंप्रेशन.
के साथ ही साथ अगर पेन बहुत ही ज़्यादा है एंड डॉक्टर्स अगर रिकमेंड करते हैं तो इंट्रामस्कुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं और NSAIDs भी दिए जाते हैं पेन रिडक्शन के लिए। देन इसके बाद में है हमारा गोल थर्ड, टू इम्प्रूव एम्बुलेशन। अभी वो स्पोर्ट्स प्लेयर है तो उसको एम्बुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक मसल का तो अभी हैमस्ट्रिंग तो अभी अभी इंजोर हुई है, पर बाकी मसल्स तो उनके इंटैक्ट है, तो और उनकी मूवमेंट भी इम्पॉर्टेंट है और इसी वजह से उनका एम्बुलेशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो उनको चलना ही पड़ेगा। तो उनको ऐसा इस तरह से हमें समझाना पड़ेगा कि उनको शॉर्ट स्ट्राइड्स लेके, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेके उनको चलना चाहिए, क्योंकि अगर वो छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलेंगे तो हैमस्ट्रिंग मसल्स पे कम लोड आएगा एंड मसल लोडिंग कम हो जाएगी, तो फर्दर इंजरी भी नहीं होगी और एम्बुलेशन भी मेंटेन रहेगा। बट अगर वो वेट बियरिंग नहीं कर पा रहे हैं तो क्रचेस यूज़ करने और क्रचेस की वेट बियरिंग उनको मतलब समझानी पड़ेगी हमें कि क्रचेस में किस तरह से वेट बियरिंग की जाती है। कहना है कि एक्सेसिव स्ट्रेचिंग नहीं करनी है एंड वेट बियरिंग भी एक्सेसिवली नहीं की तो अच्छा होगा, या हाई एंड एक्टिविटीज़ है जो नहीं करनी चाहिए वो भी उनको हम इस इम्प्रूव एम्बुलेशन वाले गोल में हमको बताना चाहिए। फिर है टू इम्प्रूव न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। अभी न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल में उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जो कि कोर मसल्स जो है उनको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। कोर मसल के स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें प्रोन ब्रीजिंग, देन सुपाइन बेंडिंग ब्रीजिंग एंड साइड ब्रीजिंग करनी चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, कोर की स्ट्रेंथ। फिर है टू मेंटेन स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रालैटरल लिम्ब। अभी एक अफेक्टेड लेफ्ट लेग है जो कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन वाला लेग है, एंड देन राइट है जो जिसके कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल है। बट अभी अगर हम टू प्रोटेक्ट दिस साइड ऑफ हैमस्ट्रिंग हम इस मसल को भी नहीं यूज़ कर रहे, तो इट माइट हैपन कि इनमें भी एट्रोफी हो जाए, या फिर ये मसल भी स्ट्रेंथ कम हो जाए, या फिर उनकी स्ट्रेंथ वो लूज़ कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो उनमें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज एंड प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हमको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। एक साइड में नहीं करनी है और एक साइड में करनी है। जिसमें इंजरी हुई है वहाँ पर नहीं करनी है, और जहाँ पे इंजरी नहीं हुई है वहाँ करनी है। हम ये करते हैं क्योंकि अभी एक साइड के हैमस्ट्रिंग को इंजरी हुई है, तो इस पैर पे हम वेट बियरिंग भी ज़्यादा नहीं ले रहे, तो इस पैर पे अगर वेट बियरिंग बढ़ रही है तो उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव होना भी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम कॉन्ट्रालैटरल लिम्ब को स्ट्रेंथन करते हैं। जिसके बाद है टू प्रिवेंट मसल एट्रोफी। तो मसल एट्रोफी के लिए पेन फ्री एक्सरसाइजेस देनी है, लो इंटेंसिटी स्टेपिंग एक्सरसाइजेस देने हैं, जिसमें कि है साइड स्टेपिंग, फॉरवर्ड स्टेपिंग, बैकवर्ड स्टेपिंग और सिंगल लेग स्टांस एक्सरसाइजेस वगैरह भी हमको करनी चाहिए, जो प्रिवेंट मसल एट्रोफी के लिए हमको ये करना है। ठीक है, अभी तक हमने एक्यूट पढ़ा। शॉर्ट टर्म में एक्यूट एंड सब एक्यूट ऐसे दो हैं, अभी सब एक्यूट पे आ जाते हैं, जिसमें कि है टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। अभी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज देती है, पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज बेसिकली देनी चाहिए। इसके बाद में हम स्ट्रेचिंग देते हैं। अभी हम 3 स्ट्रेचेस यूज़ करते हैं, उसमें है सुपाइन हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच जो कि ये है, देन स्ट्रैडल ग्रोइन हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच जो कि ये है, और फिर है साइड स्ट्रैडल ग्रोइन एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। ये तीनों भी स्ट्रेचिंग हमको पेशेंट को देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। अभी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, तो स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट के लिए इसेंट्रिक हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग देंगे। अभी हाई एंड स्ट्रेंथनिंग हम नहीं देंगे। टू इम्प्रूव फंक्शनल एबिलिटीज़, अभी उनको प्रॉपरली हमको वापस से फंक्शनल एक्टिविटीज़ में लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो प्लेयर है तो उनको रिकवरी बहुत फास्टली करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको एक तो बैक टू गेम जाना पड़ेगा। एबिलिटीज़ इंप्रूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि है साइड शफलिंग, बॉक्सर शफलिंग, देन ग्रिप वाइन जॉगिंग, रोटेटिंग बॉडी ब्रिजेस, सुपाइन बेंट नी ब्रिजेस, सिंगल लेग स्टांस, विंडमिल विदाउट वेट, लंज वॉकिंग विथ ट्रंक रोटेशन, अपोजिट ट्रंक रोटेशन, लंज वॉकिंग विथ अपोजिट ट्रंक। शफलिंग में क्योंकि अभी अगर फुटबॉल प्लेयर है तो उसको साइड शफल करना पड़ेगा, उसको फुटबॉल को साइड इधर साइड उधर साइड सब लेके जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको साइड शफलिंग इंपॉर्टेंट है, ग्रिप वाइन जॉगिंग भी इंपॉर्टेंट है, बॉक्सर शफलिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें रिपीटेडली से करवानी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो रिकवर हो जाए प्रॉपरली। देन फिर आता है लॉन्ग टर्म गोल्स। अभी लॉन्ग टर्म में भी 2 है, रिमॉडलिंग फेज एंड फंक्शनल फेज। तो रिमॉडलिंग फेज में थेरापेटिक एक्सरसाइज टू इम्प्रूव पोस्चरल कंट्रोल इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइजेज दी जाती है। फिर स्टैटिक डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, जिसमें कि है स्किपिंग एक्सरसाइजेज, फॉरवर्ड बैकवर्ड एक्सेलरेशंस, रोटेटिंग बॉडी ब्रिजेस विद डम्बेल्स, ये सारी। अभी इसमें हम थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड कर रहे हैं, और स्कार टिश्यू मोबिलाइजेशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि स्कार की वजह से भी मोबिलिटी हैम्पर होती है, एंड स्कार की वजह से भी रिकरेंस हो सकता है। तो स्कार मोबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्कार मोबिलिटी देनी ही है इन द रिमॉडलिंग फेज, जो कि लॉन्ग टर्म गोल्स में आता है।
फिर आता है फंक्शनल फेज, जिसमें कि है स्ट्रेचिंग ऑफ द शॉर्ट एंड ग्रुप ऑफ मसल्स, जिसमें कि है हाई स्पीड और है हाई स्पीड स्प्रिंटिंग, हाई इंटेंसिटी रनिंग, स्टॉपिंग, मतलब फास्टली मतलब भागते जाना है, फास्ट रुक जाना है एकदम से, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो मसल का कंट्रोल इम्प्रूव होगा। जिसके बाद है क्विक चेंज इन डायरेक्शंस, मतलब क्योंकि अभी प्लेयर है तो उनको क्विकली डायरेक्शंस चेंज करनी पड़ती है उनकी, तो क्विक चेंजेस इन डायरेक्शन वो भी एक्सरसाइज हमको करवानी है। फिर किकिंग, फिर पेशेंट और एक बार हमको पेशेंट को एजुकेट करना है कि फुल्ली अगर रिकवर नहीं हुआ है तो क्या मूवमेंट उनको प्रिवेंट करनी चाहिए वगैरह। एंड देन होम प्रोग्राम उनको बताना चाहिए। अभी होम प्रोग्राम में भी ऐसी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस वगैरह आती हैं। लॉन्ग टर्म को आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, रीमॉडलिंग एंड फंक्शनल फेज, एंड शॉर्ट टर्म में आप एक्यूट सब एक्यूट को मिक्स करके भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये सारे हीलिंग के फेजेस है, मतलब जो मसल हीलिंग के फेजेस है। मसल हीलिंग में भी मतलब फेजेस आते हैं, तो उसकी वजह से उसकी हिसाब से भी हम बता सकते हैं पेशेंट को कि एक्यूट, सब एक्यूट, रीमॉडलिंग एंड फंक्शनल फेज, या फिर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर आवर प्रेफरेंस। अगर हमें थियोरी एग्जाम में लिखना है तो आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में लिख सकते हैं। सो दैट्स इट for the video. Thank you for watching. Bye bye, and please make sure to subscribe the channel and hit the like button, and friends के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।